Hello everyone, welcome to today's session. In today's session I am going to explain you the concept of Bohr's model of atom. So in this session I'm going to explain a little bit about the drawback of Rutherford's model of atom, and then I will move towards the Bohr's model of atom, which is the most important topic of the chapter number 2 of NCERT chemistry of class 11th. So in this session I will just explain the postulates of Bohr's model, and after that I will derive the expression of the that nu bar जो हमने line spectra में पढ़ा था. Okay, so let's get started. Okay, तो चलते हैं अपने बुक की तरफ कि बोर्स मॉडल हमारे बुक में कहाँ पर है और हमें क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है, हमें कैसे उसको समझना है. तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और जनरली जो बोर्स का मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए ही था, क्योंकि वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से वो बहुत एग्जैक्टली डिफ़ाइन किया जाता था. तो नील बोर जो साइंटिस्ट थे ये इन्होंने 1913 में ये कॉन्सेप्ट दिया था. ओके, वॉज फर्स्ट टू एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव the general features of the structure of hydrogen atom and its spectrum. इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था. कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए. प्लैंक्स की जो थ्योरी थी, प्लैंक का कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने अपने पूरे पोस्टुलेट्स बताए थे. ओके, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ था. तो उसके पीछे आपने हालांकि पढ़ा भी होगा. रदरफोर्ड ने बोला था कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम के बीच में और उसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऐसे. तो ये एक रदरफोर्ड का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, जो कि सही भी था, उस समय के हिसाब से सही था. पर उसके बाद मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था. एक्चुअली मैक्सवेल ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इफ़ एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड एनी सेंटर तो इट विल विद एक्सेलरेशन, तो इट विल रेडिएट एनर्जी. उन्होंने कहा कि जब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो रिवॉल्व करता है किसी सेंटर के चारों तरफ एक्सेलरेशन के साथ, तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है. तो जब वो रेडिएट करता है एनर्जी को, तो व्हाट विल हैपन, तो एनर्जी कम होगी. तो अल्टीमेटली इसके हिसाब से उसका जो पाथ होगा वो शॉर्टर हो जाएगा और स्पायरल हो जाएगा. ठीक है, उसी बेसिस पे कहा गया कि इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये एक सेंटर की चारों तरफ अगर घूम रहा है तो इसका पाथ भी क्या होगा, स्पायरल होगा. और जब ये स्पायरल होगा तो अल्टीमेटली एक समय आएगा कि जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा. और इसके लिए इसको सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड्स ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. तो अगर ऐसी सिचुएशन है, इसका मतलब कि एटम तो अनस्टेबल हो गया. एटम अनस्टेबल, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल होगा. इट मीन्स कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एटम वहाँ पर एग्जिस्ट करता हो. पर एटम तो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे खड़ा हो जाता. तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया था. इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे कि लाइन स्पेक्ट्रा डिफाइन नहीं कर रहा था रदरफोर्ड का मॉडल. तो ये सब हमने इससे पहले के टॉपिक्स में, लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है. तो इसी को दूर करने के लिए बोर्स ने अपने कॉन्सेप्ट दिए, और बोर्ड ने सबसे पहले कहा कि जब हम एटम्स की बात करते हैं तो ये तो बात सही है कि सेंटर पे क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे. तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं, व्हेन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो दे विल जस्ट रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड पाथ. एक फिक्स्ड पाथ पे ये रिवॉल्व करेंगे विच हैज़ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल. उसका अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा. ठीक है, जिसको हम फिक्स्ड एनर्जी बोलते हैं. इसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी. ठीक है, और इसी को हमने स्टेशनरी स्टेट्स का भी नाम देते हैं. स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं इसको. तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे घूमेगा जिसकी स्पेसिफिक एनर्जी होगी, उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, और इसी को हम स्टेशनरी स्टेट या क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट का नाम भी देते हैं. ठीक है, और इसी को उन्होंने एक शब्द में कहा, ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमता है, एक ऑर्बिट पे घूमता है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ है, और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी. उसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, उसकी अपनी एक स्टेशनरी स्टेट. इसीलिए बोला गया स्टेशनरी डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब द एनर्जी जो है उस पर्टिकुलर पाथ की वो फिक्स है. तो वो इलेक्ट्रॉन लगातार वो उसी पर्टिकुलर पाथ पे या ऑर्बिट पे घूमता रहेगा. ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया. ठीक है, अब इसके बाद मैं बाद में बुक में चलूँगा, पहले थोड़ा सा आपको हिंट करता जाऊँ क्या क्या पॉइंट्स हैं. दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, सेकेंड पॉइंट ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल नेवर रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी.
जैसे कहा गया कि वो स्पायरल हो जाएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो वो दे विल नेवर रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी बाय इटसेल्फ, अपने आप ऐसा नहीं करते वो अपने, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पाथ में ही घूम रहे हैं, ठीक है। ये तभी करेंगे जब इनको आप एक्सटर्नली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है। सो द रेडिएशन ऑफ एनर्जी, यानी रेडिएशन ऑफ एनर्जी या फिर हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, पर ये दोनों ही चीज़ तभी होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर, एक स्टेशनरी स्टेट से अनदर यानी कि दूसरी स्टेट पे वो चले जाते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं कि आप सबको पता है कि एक न्यूक्लियस है अगर यहाँ पर, और न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ये स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी है इसकी। तो बहुत सारे शेल्स हैं इस तरीके से, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसको ये एनर्जी जब तक, इसकी एनर्जी जब इस ऑर्बिट के बराबर होगा तब तक वो यहीं घूमता रहेगा, और अगर आपने इसके ऊपर एक रेडिएशन फॉल किया, जिसकी कोई फोटोन फॉल किया, फोटोन ने इसको एनर्जी दे दी, तो इट विल जस्ट गेन एनर्जी एंड इट विल जंप फ्रॉम लोअर टू द हायर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे जब ये था तो इसको कहते हैं ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और जब ये ऊपर की एनर्जी लेवल पे चला जाएगा तो ये कहलाएगा इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ओके। पर ये बहुत ट्रांजिएंट टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली वहीं शिफ्ट हो गया है, वो वहाँ जाएगा, क्योंकि हायर एनर्जी ऑलवेज कॉजेज जस्ट यू कैन से अनस्टेबिलिटी एंड लोअर एनर्जी कॉजेज स्टेबिलिटी, तो इमीडिएटली ये वापस भी आएगा। तो वेन एवर इट कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो क्या करेगा, अभी इसने क्या किया था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। वहीं जब ये वापस लौट के आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस लौट के अपनी एनर्जी लेवल पे यानी ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो ये क्या करेगा, इतनी एनर्जी को ये रेडिएट कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये एमिशन कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और फिर जब वापस लौट के आया तो उसने एमिट किया, उसी रेडिएशन को आपने ट्रैप कर लिया कि कौन सी रेडिएशन है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन अपने आप ऊपर नीचे नहीं जाता है, ये मतलब एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ये तब तक नहीं करेगा जब तक वो उसी ऑर्बिट में है, और जब ये अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा तभी ये एनर्जी को या तो रेडिएट करता है या तो एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब कब करेगा, जब लोअर टू हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और रेडिएट कब करेगा, जब हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, ठीक है। देन तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट कहता है कि कितनी एनर्जी को रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं, डेल्टा ई निकालते हैं, एनर्जी चेंज, जो कि E2 माइनस E1 होती है, E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि जो इसको हम फाइनल कह सकते हैं ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ फाइनल शेल, और ये 1 का मतलब एनर्जी ऑफ इनिशियल शेल जहाँ पे वो पहले था, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम E2 माइनस E1 से हम एनर्जी निकाल लेते हैं, और अगर हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें पता है डेल्टा ई इक्वल टू एच नहीं होगा, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई बाई एच। इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। देन उसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि ये एक रोटेशनल मोशन करता है तो इसके पास अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ओके। तो इस पॉइंट में उन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m/v, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ दैट पाथ। तो इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इस तरीके से। तो दिस इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इट मीन्स कि जिस तरह से हमारी एनर्जी क्वांटाइज थी, जैसे हमने एनर्जी बोला था कि क्वांटाइज्ड है, याद होगा आपको इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था E इज़ इक्वल टू NH न्यू से लिखते हैं, ठीक, जहाँ पे n नंबर ऑफ कह सकते हो फोटॉन्स है, H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली अगर यहाँ इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो h/2π का, इसका मतलब है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे। फिर उसके बाद उन्होंने स्पेसिफिकली हम हाइड्रोजन पे काम किया, और हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक रेडियस का फॉर्मूला दिया,
ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला दिया। तो हम फटाफट बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बोले थे। तो हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, दिस इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन्हीं को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। और यही ऑर्बिट्स स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स के नाम से भी जानी जाती हैं। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। कॉन्सेंट्रिकली मतलब सेंटर वही होगा और उसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहेंगे, ये कॉन्सेंट्रिकली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा डायग्राम डिस्टर्ब है पर ये पूरा इनके हिसाब से ये पूरा सर्कुलर पाथ था। यही इसका एक ड्रॉबैक भी बन गया था कि ऐसे तो ये 2D मतलब मॉडल बन जाएगा, पर होता तो एटम 3D है। ये भी इसका एक लिमिटेशन थी, अगर आप जब पढ़ोगे तो आपको आगे पता चल जाएगा ये। नाउ सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। अपने आप नहीं बदलती, जैसा कि मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को लेकर रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर दिया गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू अ हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब। जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी है। तो जब तक इसको यहाँ पे कुछ एनर्जी मिलेगी नहीं h न्यू अमाउंट की, तब तक वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और उसी के आगे देखिए क्या लिखा है, एंड एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट। और जब वो वापस लौट के आएगा तो क्या करेगा, जितनी एनर्जी इसने ली थी उतनी इसने एमिट कर दी। और इसी को हम एमिशन स्पेक्ट्रम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है एनर्जी का पॉइंट। ये क्या कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, किस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इसको पता लगाने के लिए हम डेल्टा ई का पता लगाते हैं। और डेल्टा ई कैसे पता लगाते हैं, E2 माइनस E1 से पता लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी का पता लगाना है तो हम डेल्टा ई को S से डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपसे फोर्थ पॉइंट एंगुलर मोमेंटम का बोला था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दिस इज mvr, वेयर me क्या है, इट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज़ द रेडियस। वेलोसिटी भी हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का भी अपना एक रिलेशनशिप है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। उस तरीके से ये हो गया हम फोर्थ पॉइंट बोर्स मॉडल का। अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स और हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट पेज की डिटेल्स, ओके। तो मैंने बता ही दिया आपको ये h/2π क्या है, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल। देन आते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि इन्होंने हाइड्रोजन एटम पे काम किया था, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि सबसे लेस मतलब कह सकते हो एक्सटर्नल किसी तरह की एजेंसी से डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की सारी लाइंस होंगी, सारी पीक्स होंगी। लेकिन अभी आप एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये काम करोगे तो ये बोर मॉडल उस पर काम नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन पे काम किया, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, इस या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट जैसे He+, ठीक, ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट कहलाएगा। Li2+, ये भी हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट कहलाएगा। हाइड्रोजन लाइक मीन्स जिसके पास हाइड्रोजन जैसा इलेक्ट्रॉन का नंबर हो, जो हाइड्रोजन जैसा हो। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो He+, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 निकाल दिया तो 1 ही बचा। लिथियम के पास 3 थे, 2 निकाल दिया, +2 का मतलब 2 निकल गए तो 1 बचा। तो इस तरीके से ये दोनों जो हैं हमारे, ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए इन्होंने बोला कि जो एनर्जी स्टेट्स, जो स्टेशनरी स्टेट्स थी इलेक्ट्रॉन्स की, उनको हम n = 1 2 3 4 यानी इंटीजर के तौर पे लिख सकते हैं, और यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। और उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया Rn = n² × a0, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया। और इस फॉर्मूले में n जो था वो इंटीजर है, यानी कि शेल का नंबर है। n = पहला शेल हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। और a0 की वैल्यू फिक्स है, जो कि 52.9 पिकोमीटर होती है, ठीक है। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन ओनली, ये भी ध्यान रखिएगा। हर एक एटम के लिए ये वैल्यूज़ बदलती हैं। तो ये तो हो गया रेडियस के लिए। रेडियस निकालना चाहें आप तो इस तरीके से निकाल सकते हो। देन द एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, En = -RH, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, अपॉन n²। n अगेन n क्या है, हमारी शेल का नंबर है, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, जिस भी शेल में आप इसको रख रहे हो, ठीक है। और उसके बाद
आर है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। अगर नहीं याद है, हालांकि क्वेश्चन पेपर में दी जाती है, पर आप उसके इंतज़ार में मत रहिए। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर एच, नॉट इट इज़ नॉट एनर्जी, इट इज़ आर एच, रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, याद रखेंगे इसको। तो अगर मान लेते हैं ये पहला शेल हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट शेल होगा अगर, तो जैसे अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा कि E इज़ इक्वल टू है हमारा, E इज़ इक्वल टू है माइनस आर एच इंटू 1/n²। तो इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 तो E इज़ इक्वल टू E1 एन माइनस आर एच 1/1² का मतलब हुआ 1, यानी कि E1 इज़ इक्वल टू R माइनस आर एच। ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है। उसी तरह से अगर सेकेंड शेल होगा तो E2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/2²। तो 2 2s are 4, तो यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ओके, अब इन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, अभी हम निगेटिव की बात करते हैं, करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट हैं तो क्या होगा। हाइड्रोजन लाइक का मतलब हाइड्रोजन के जैसे, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो अगर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स होते हैं तो कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि Z टर्म हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। Z टर्म क्यों, बिकॉज Z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ He+ इज़ देयर, अगर He+ है तो उसका Z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसी एनर्जी का फॉर्मूला सेम ले रहे हैं, बस क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे Z², वहाँ 1/n² था, यहाँ पे Z²/n² होगा। उसी तरह से वहाँ रेडियस में सिर्फ Rn = 52.9n² था, तो यहाँ Z से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये है हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स हैं तो हम फॉर्मूला सेम इस्तेमाल करेंगे, पर बस Z टर्म को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया हमारा हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए। ओके, अब मैं वापस पीछे चलूँगा और आपको इस टॉपिक में एक ख़ास बात है उसके बारे में बताऊँगा, जो यहाँ पर बताया गया है। सॉरी, चला गया पेज है, दिस वन। ओके, इस पेज में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू एनर्जी की माइनस क्यों है। देख रहे हो आप, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, उसका रीज़न बताया गया। तो उसका रीज़न समझाने के लिए बहुत आसान है, मैं आसानी से आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और इसकी चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं बनता, मैं दूसरी पेन लेता हूँ। ओके, तो ये है बीच में न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो अभी क्या है कि जितना न्यूक्लियस के पास कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अट्रैक्शन रिलीजेस एनर्जी। ये हमेशा होता है, जब भी कभी अट्रैक्शन होगा तो इट रिलीजेस एनर्जी, एंड रिपल्शन हमेशा क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इफ़ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट नियर टू द न्यूक्लियस, इट मीन्स इट इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। और अगर ये बहुत दूर चला जाएगा तो वो लूजली हेल्ड हो जाएगा, और जब एकदम दूर चला जाएगा तो हम ये कहते हैं कि ये धीमे धीमे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड हो रहा है, यानी उसकी जो कह सकते हो एनर्जी बहुत हाई होती जा रही है। जैसे यहाँ से यहाँ गया तो ज़्यादा एनर्जी, यहाँ से नहीं, इस जगह से यहाँ गया तो ज़्यादा एनर्जी उसने, जितनी एनर्जी उसने गेन की तो उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी उसको यहाँ से यहाँ जाने पे होगी, उससे कहीं ज़्यादा उससे और ऊपर जाने की होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बुरी तरह से फ्री हो जाएगा, मतलब देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है होगा सबसे ज़्यादा एनर्जाइज्ड होगा। कब होगा, जब एनर्जाइज, जब वो न्यूक्लियस से बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ना खिंचा हो। तो उस कंडीशन पे जब बहुत सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं n = इन्फिनिटी, क्योंकि जब तक इन्फिनिटी -1 होगा तब तक इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो जब वो n = इन्फिनिटी पे जाएगा तभी वो उसकी एनर्जी, तभी वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, और उस कंडीशन पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। E∞ पे इसकी एनर्जी हम 0 मानते हैं, और वो मानते भी क्या है उसको आप निकाल भी सकते हो। En = -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/∞ का स्क्वायर। तो किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं मैथ्स में तो वो 0 हो जाता है।
ठीक है। तो ये एनर्जी ज़ीरो हो गई, और ज़ीरो कब हुई? जब वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी रख रहा था। मैक्सिमम एनर्जी कब रख रहा है? जब वो न्यूक्लियस से फ्री हो गया, मतलब n इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी पे पहुंचा तो वो न्यूक्लियस से फ्री हुआ, इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस समय इसकी एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। और वो मैक्सिमम कितनी है? E इज इक्वल टू 0। यानी कि जब वो लौट के वापस आएगा, जब वो वापस लौट के आएगा तो अट्रैक्ट होने से ही तो वापस आएगा। तो जब अट्रैक्ट होने से वापस आ रहा है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या लिखा था? अट्रैक्शन रिलीजेज एनर्जी। मीन्स अगर वो वापस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी -1 पे आया तो उसने थोड़ी एनर्जी रिलीज़ की, तो जीरो से एनर्जी रिलीज़ करने का मतलब एनर्जी उसकी कम हुई ना। तो अब जीरो से नीचे क्या आएगा? नंबर लाइन सिस्टम में नेगेटिव में ही तो आता है। दैट इज़ वाई दिस नेगेटिव साइन इज़ मैंशनड इन द फार्मूला, कि जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी है वो तो ज़ीरो है, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं वो जीरो से कम है। जीरो से कम होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो वैल्यू आपको दी जा रही हैं वो नेगेटिव में एनर्जी की वैल्यू है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट बिहाइंड द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एनर्जी ऑफ द शेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा, ओके सॉरी ये क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत क्लियर है, कुछ है नहीं इसके अंदर भी, चलिए वो भी समझा देते हैं क्या है। देखिए अभी स्पेक्ट्रम, अभी थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी कि कितनी एनर्जी यहाँ से निकली है या एब्जॉर्ब हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यही तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मतलब फाइनल किस एनर्जी ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट की एनर्जी क्या है और इनिशियली क्या थी। ठीक है, तो इसको आप चाहे F और I से लिख लो, और चाहे आप मतलब 1 and 2 से लिख लीजिए। तो E, सॉरी इट इज़ डेल्टा E ओनली एक्चुअली। डेल्टा E इज इक्वल टू ना EF अगर है तो इट इज़ माइनस RH 1/NF का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस RH 1/NI का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको RH को कॉमन लेके हम बाहर निकाल देते हैं। मान लेते हैं साइन को हम बदल देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ प्लस RH को बाहर निकालेंगे, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करूँगा इस जगह से, और इसको बना दूँगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन। ओके, अब अगर आपने प्लस में RH कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस वाला हम पहले लिख देंगे, तो 1/NI स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म है उसको हम बाद में लिखेंगे 1/NF स्क्वायर। ओके, क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा डेल्टा E। ओके, अब आपको RH की वैल्यू पता है, दैट इज़ 2.18 इंटू 10⁻⁻18। फिर यहाँ 1/NI का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, फिर तो अभी आप देख लो यहाँ पे जो मैं चल रहा हूँ वही यहाँ पे डेरिवेशन भी है। ये देखिए डेल्टा E इज इक्वल टू RH इंटू 1 - NI स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर। फिर RH की वैल्यू पुट कर दी गई, और उसके बाद अगर हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एमिटेड और एब्जॉर्ब, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? डेल्टा E को आप S से डिवाइड करेंगे। तो RH को आपने S से डिवाइड किया, और RH को S से डिवाइड करने का मतलब 2.18 इंटू 10⁻18 को आपने H की वैल्यू से, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड, सॉरी ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, तो ये RH ये है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, और ये है आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। दोनों को आप आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, इट इज़ न्यू। ओके, तो न्यू इज इक्वल टू 3.29 × 10 पावर, दिस इज़ 15, आई थिंक इट इज़ 15। देन उसके बाद हो जाता है हमारा ये फॉर्मूला जो कि फ्रीक्वेंसी बताती है। ठीक है, जहाँ पे NI क्या है, इनिशियली किस ऑर्बिट पे था, फाइनली किस ऑर्बिट पे है, वो NF हो जाएगा। देन उसके बाद वेव नंबर, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं उस फॉर्मूले का जो रिडबर्ग ने दिया था हमें लाइन स्पेक्ट्रा के समय। तो न्यू बार क्या होता है? इट इज़ 1, न्यू बार इज इक्वल टू एक्चुअली इट इज़ 1/λ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था C इज इक्वल टू न्यू λ, तो λ इज इक्वल टू क्या होगा? C/न्यू। तो हमने जब यहाँ 1/λ की बजाय C/न्यू रखा तो न्यू चला गया ऊपर। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया न्यू बार इज इक्वल टू, मीन्स वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बाई C। तो ये फॉर्मूला RH/hc। तो ये हमने सारे वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको सॉल्व कर दिया, तो देखिए न्यू बार का फॉर्मूला वही आ गया जो आपने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ते समय
पढ़ा था। ओके, तो ये हो गई बात रिडबर्ग कांस्टेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा जब होता है तो क्या इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, जब रेडिएशन जब एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोअर से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा। इसका मतलब NF इज़ ग्रेटर दैन NI, मतलब जो फाइनल शेल है वो हायर होगी और इनिशियल शेल लोअर होगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहा है इस तरीके से, इफ़ NF इज़ हायर, अगर ये हायर है और ये लोअर है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो NF यहाँ पहुँच जाता है इस जगह। ठीक है, NF स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, आप सबने 10th तक पढ़ी है मैथ्स, या अभी भी जो बहुत से बच्चे मैथ्स से पढ़ रहे हो तो आप जानते हो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। तो देखो NF में से NI आएगा तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो होगी वो आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो ये रीज़न है कि ये वैल्यू पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव में होने का मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। वहीं अगर उल्टी सिचुएशन हो जाए कि एनर्जी एमिट हो रही है, एमिशन होने का मतलब जो हायर से लोअर पे आ रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, NI मतलब इनिशियली जो वो था तो हायर एनर्जी पे था, फाइनली वो लोअर एनर्जी पे था। ऐसे सिचुएशन में एनर्जी एमिट होगी और डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द दैट बोर्स मॉडल। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमें एक थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, उसको भी हम फिनिश कर लेते हैं, तो आज का लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं लगता कि आपको डिफ़िकल्टी होगी इसको सॉल्व करने में, मैं फटाफट रीड आउट कर देता हूँ, आप कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन ऑफ n = 5 to n = 2। फटाफट वैल्यूज़ पुट करो और आंसर निकालो, नथिंग एल्स। ठीक है, इफ़ द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखो, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ की बात कर रहा है, वही फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है, तो n तो 1 हो जाएगा आपका, ये n तो हो जाएगा 1, दिस n बिकम 1। देखिए यहाँ 1 लिखा है, और Z क्यों लगाया, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, इट इज़ नॉट हाइड्रोजन, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, Z इज़ एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 2 रख दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं इसकी लिमिटेशन। ये जो हमारी बोर्स मॉडल है उसका लिमिटेशन एग्ज़ाम में आता है। लिमिटेशन सबसे बड़ा तो ये है कि ये एक्सप्लेन करने में इनकेपेबल थे कि बहुत बार डबलेट मिल रही थी लाइंस, फाइनल लाइंस में डबलेट्स मिल रहा था, मतलब 2 स्पेस क्लोजली स्पेस लाइन मिल रही थी। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड में ये स्पेक्ट्रल लाइंस ब्रेक हो जा रही थी, स्प्लिट हो जा रही थी, तो जीमैन इफेक्ट बोलते हैं उसको। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती है तो उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते ही जब उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों के बारे में ये बोर्स मॉडल कुछ भी नहीं बता पाए थे। Then it could not explain the ability of atom to form the molecules by chemical bond, कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। देन इनका जो कॉन्सेप्ट था वो 2D जैसा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने 3D मॉडल नहीं दिया था अपना, तो इस तरीके से कुछ इसके लिमिटेशंस थे। तो ये हो गया बोर्स का एटॉमिक मॉडल। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के। बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से पॉस्टुलेट्स थे और किस किन फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करते हो, फार्मूला ऑफ एनर्जी, फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फार्मूला ऑफ वेव नंबर, ये सब डेरिवेशन करके ही मैंने आपको बताया। एज वेल एज मैंने आपको ये भी बताया कि वो वैल्यू नेगेटिव में क्यों लिखी जाती है, एनर्जी की वैल्यू माइनस में क्यों है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा एनर्जी हमने यहाँ पे जो पढ़ी है वो जूल में है, उसी तरह से आप उसको चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा है वो फटाफट बता देता हूँ, वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, E इज़ इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की, बिकॉज 1/1² मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। ठीक है, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए पूरी वैल्यू को, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं करके दिखाता हूँ उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो इट इज़ 2.18 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आ गया 1.362
इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो इंटू 10, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हो जाएगी जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में था हाइड्रोजन। ओके, उसी हिसाब से अपॉन n स्क्वायर करते रहिएगा, आपकी वैल्यू बदलती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई। ऐसे ही किलो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करके शेयर भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।